अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सर वो किसके लिए है? सर वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए हमने 10 लेक्चर मुकम्मल कर लिए हैं। जो आज का लेक्चर है वो 11वां लेक्चर है। जिन लोगों ने मेरे पहले 10 लेक्चर नहीं देखे, काइंडली पहले उन्हें जाके देख लें, क्योंकि उनमें बला की इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, इस हम लेक्चर में करने वाला क्या है, हम इस लेक्चर में सिंपल पेंडुलम को देखेंगे। सर किसको? सर सिंपल पेंडुलम को। सिंपल पेंडुलम से स्टार्ट करते हैं। दिखने में तो सर ये पेंडुलम बड़ा सादा है, शरीफ है, लेकिन मैं इस पेंडुलम से ऐसे ऐसे एमसीक्यूज निकाल के दिखाऊंगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। देखते हैं सर कैसे एमसीक्यूज निकलते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंपल पेंडुलम ड्रा तो करें, देखने में कैसा होता है। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास रस्सी है, जो इसकी लेंथ है वो L है, इसके साथ एक मैस अटैच है, ये जिसका वेट है W। ओके सर। अच्छा, इसका ये एक सेंटर हो गया इस मैस का, इसका एक रेडियस भी तो बनेगा जिसे मैंने स्मॉल r का नाम दे दिया। अच्छा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस बॉडी जो लेंथ है वो L है। अच्छा, इसका एक छोटा सा रेडियस है। जो सिंपल पेंडुलम की एक्चुअल लेंथ ली जाती है वो यहाँ से ली जाती है, यहाँ से ये वाली लेंथ ली जाती है, एक्चुअल लेंथ, जिसे मैंने L डैश का नाम दे दिया। जो एक्चुअल लेंथ सिंपल पेंडुलम की ली जाती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैस से ली जाती है। कहाँ से सर? फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैस से। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ मैस से ली जाती है। जिस बॉडी का जहाँ पर सेंटर ऑफ मैस एक्ट कर रहा होगा वहीं से इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ ली जाएगी। ओके सर, या यूं भी कह सकते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैस या और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ली जाती है। ओके हो गया। अच्छा, जो टोटल लेंथ बनेगी इस सिंपल पेंडुलम की वो क्या बनेगी? जो टोटल लेंथ बनेगी सर वो L डैश होगी, वो बराबर होगी इस स्मॉल r के प्लस इस रस्सी की लेंथ के। अच्छा, कोई पूछ ले, कोई इंसान शरीफ भला माने से इंसान कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी रस्सी की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके साथ एक मैस अटैच है जिसका रेडियस है, फ़र्ज़ कर लें 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो आप बताएं कि उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या बनेगी? अच्छा, जो लेंथ बनेगी वो 13 सेंटीमीटर के बराबर होगी, ना कि 12 सेंटीमीटर के। अब मान के जो सिंपल पेंडुलम की एक्चुअल लेंथ ली जाती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैस से ली जाती है। ओके सर। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ मैस है ये तब्दील होता रहता है। आगे चल के देखेंगे ये कैसे कैसे तब्दील होता है और हम कैसे कैसे इसको हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल पेंडुलम को दोबारा ड्रा करता हूँ। ये सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी हो गई मीन पोजीशन, इसकी है एक लेंथ। अच्छा, ऊपर लगेगी टेंशन क्योंकि नीचे एक्ट करता है वेट जो बराबर होता है mg के। अच्छा, इसी सिंपल पेंडुलम को मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाऊँ तो क्या होगा? देखिए सर, मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गया तो यहाँ पर थीटा बनता है। अच्छा, अब भी इसका एक मैस है। अच्छा, इसका वेट भी है, जो वेट होगा वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वजह उसकी जी है क्योंकि जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो mg यहाँ पर बनेगा। अच्छा, तो इसको अगर मैं आगे ड्रा करूँ इस वेक्टर को तो यहाँ पर एक थीटा बनता है, थीटा। अच्छा, थीटा के जो सामने वाला होता है वो साइन थीटा होता है। अच्छा, क्योंकि अब की बार mg है तो mg साइन थीटा बनेगा। थीटा के जो साथ वाला होता है वो कास थीटा बनता है, यानी कि mg कास थीटा बन गया। अच्छा, इस पर अब भी टेंशन की फोर्स होगी इस रस्सी में। अच्छा, एक पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर एक टेक्निक होती है। अगर ये वाला वेक्टर इस यहाँ पर है तो इसी वेक्टर को उठाकर मैं यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ विद इक्वल मैग्नीट्यूड और दोनों के दोनों आपस में पैरेलल हों, यही शर्त होती है।
तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, mg sin थीटा यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये वाली जो होती है एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स का काम करती है। कौन? mg sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg sin थीटा के इक्वल होगी। माइनस इसलिए है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। अच्छा, जो टेंशन की फोर्स है, देखिए सर, टेंशन की फोर्स वो इक्वल है, टेंशन आपस में कौन चीज़ें बराबर है? mg cos थीटा। टेंशन इसके बराबर है। अच्छा, एट मीन पोजीशन की बात करें, अगर ये ही बॉडी मीन पोजीशन तक चली गई, एट मीन पोजीशन, देखें सर, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल वो इक्वल टू 0 होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो बनती है mg sin थीटा, थीटा क्योंकि अब की बार 0 डिग्री है तो sin 0 0, सारे का सारा फैक्टर 0, यानी कि मीन पोजीशन पर यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाती है? सारी की सारी 0 के बराबर हो जाती है। अच्छा, टेंशन यहाँ पर क्या होगी? जो टेंशन होगी वो हमारे सर की टेंशन है, इक्वल है mg cos थीटा के। ये देखें mg cos थीटा, थीटा क्योंकि अब की बार है 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 पुट करें। cos 0 1 होता है, जो टेंशन है अब की बार मैक्सिमम है कहाँ पर? मीन पोजीशन पर। सारी की सारी क्या है? mg, यानी कि वेट के बराबर होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड के फार्मूले को भी आपने किसी भी पेपर में याद करके जाना है, क्योंकि इससे MCQ निकलते हैं। L और G के बराबर होता है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 1/2 पाई G और L के बराबर होती है। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के। अच्छा, ये ही ओमेगा जो होता है वो इक्वल होता है G डिवाइडेड बाई L अंडर रूट के। ये चीज़ें आपने याद करके जानी है किसी भी पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास 2-4 MCQs हैं, देखते हैं वो कौन से हैं। सादा से MCQs हैं सर। फर्स्ट MCQ है, सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम लाहौर टू मरी, तो बताएं टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी कि एक सिंपल पेंडुलम था लाहौर में, उसकी हमने पैमाइश कर ली, टाइम पीरियड मालूम कर लिया। अच्छा, उसी सिंपल पेंडुलम को किराया वगैरह भर के हम मर्री पहाड़ों के ऊपर ले गए, तो बताएं, क्योंकि मर्री पहाड़ों पर है, ऊपर है, तो बताएं वहाँ पर टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। तो जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो इक्वल होता है 2 पाई L और G अंडर रूट के। क्योंकि हाइट पर जो G है लेस हो जाता है, अगर G लेस हो जाए तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि मर्री कुछ हाइट पर है तो वहाँ पर G की वैल्यू थोड़ी सी समाल होती है बानिस्बत लाहौर से, इसीलिए वहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाता है सर? इंक्रीज़ कर जाता है। इसका जवाब है सर इंक्रीज़ कर गया ये टाइम पीरियड। सेकेंड MCQ है। सेकेंड MCQ में बोलता है सिंपल पेंडुलम इज टेकन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो बताएं एट द सेंटर ऑफ अर्थ टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए सर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो G की वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 होती है। जो टाइम पीरियड का फार्मूला है यानी ये वाला T इज इक्वल टू 2 पाई L और G। अच्छा, G की वैल्यू पुट कर दें 0, T इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाई G। अच्छा, समथिंग डिवाइडेड बाई G, और सॉरी 0, यहाँ G की वैल्यू पुट करनी है 0। समथिंग डिवाइडेड बाई 0, तो आंसर आता है इन्फिनिटी। इसका जो आंसर आएगा टाइम पीरियड जो बन जाएगा अब की बार इन्फिनिट बन जाएगा, लामहदूद टाइम पीरियड बन जाएगा। अच्छा, फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास होता है 1/T। अच्छा, 1/T की जगह इन्फिनिटी लगा दूँ तो बनेगा क्या? 0 बनेगा। 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आता है। अच्छा, इसका मतलब है जो सिंपल पेंडुलम है वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का मतलब 0 इसलिए होता है कोई चीज़ वाइब्रेट ही नहीं कर रही। तो यहाँ आंसर है नॉट, कैसा? नॉट वाइब्रेट एट ऑल, नॉट वाइब्रेट एट ऑल, यानी कि सिंपल पेंडुलम हरगिज़ वाइब्रेट नहीं करेगा। कहाँ पर? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। ए चाइल्ड इज सिटिंग ऑन ए वाइब्रेटिंग स्विंग, इफ़ ही स्टैंड्स अप, तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। बचपन में आप लोग तो झूले होंगे, ठीक है। मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो पींघ पर तो बैठे होंगे झूला झूलने के लिए। वो कहता है एक बच्चा पींघ झूल रहा है, यानी कि झूला झूल रहा है,
अगर पहले तो बैठा था, अगर स्टैंड अप खड़ा हो जाए उसी पींग पर, उसी झूले पर, तो बताएं टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। झूला बनाएंगे पहले, ये लेंथ है, ये एक झूला बन गया, इस पर एक बच्चा बैठा हुआ है। अच्छा, बैठे हुए बच्चे का जो सेंटर ऑफ मैस है कुछ यहाँ पर है। अच्छा, मैंने पहले बताया है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ मैस, तो यहाँ से लेंथ ली जाएगी, ना कि ये सिर्फ रस्सी की लेंथ। इसे मैंने LA का नाम दे दिया, ये वाली लेंथ। अच्छा, यही बच्चा अगर खड़ा हो जाए, ये नहीं कि ऐसे हालात में, ये बच्चा अब की बार खड़ा हो गया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो लेंथ जो लेनी है फ्रॉम सेंटर ऑफ मैस लेनी है, तो ये वाली लेंथ बनेगी, जिसे मैंने LB का नाम दे दिया है। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ मैस है एक्चुअली शिफ्ट होता रहता है विद कंडीशन। देखें सर, ये मेरे पास एक पॉइंटर है, इसको मैंने सेंटर से पकड़ा हुआ है, ये ना यहाँ मूव कर रहा है ना इस जाने मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर ऑफ मैस जो है यहाँ पर इसके सेंटर पर है। अगर मैं इस पॉइंटर को यहाँ से पकड़ूँ तो यहाँ ये नीचे मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर ऑफ मैस जो है शिफ्ट हो गया है इस जाने। अच्छा, सेंटर ऑफ मैस एक्चुअली किसी भी बॉडी का उस पॉइंट पर होता है जहाँ उस बॉडी का टोटल मैस एक्ट कर रहा होता है या टोटल वेट एक्ट कर रहा होता है, उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। अच्छा, बैठे हुए बच्चे का सेंटर ऑफ मैस कुछ यहाँ पर था, खड़े हुए बच्चे का सेंटर ऑफ मैस ऊपर की जाने पे शिफ्ट हो गया, कुछ यहाँ तक आ गया। अच्छा, हमें बताना है टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड का फार्मूला है T=2πL/G होता है अंडर रूट। अच्छा, लेंथ जो आप खड़े हुए बच्चे के लेनी है तो LB लेंगे। अच्छा, पहले की निस्बत ये जो LB है कम है LA से, यानी कि लेंथ कम हो गई अब, तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। अच्छा, टाइम पीरियड कम होने का मतलब है ये जो झूला झूलने वाला बच्चा है अब की बार फास्ट मूव करेगा। हमारी जर्नल ऑब्जर्वेशन भी तो यही कहती है, पहले बैठे हुए थे, अगर खड़े हो गए तो पींघ पर या झूले पर फास्ट मूव करेंगे। यही है, बचपन की यादें याद करें। नेक्स्ट हमारे पास है 3 पेंडुलम ABC। ए वाटर फील्ड पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग। वाटर फील्ड पेंडुलम है, वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, इफ वाटर पोर्स डाउन, तो बताएं टाइम पीरियड क्या होगा। यानी कि ये गुब्बारा है, पानी से भरा हुआ है, इसके नीचे से मैं सुई मारता हूँ तो पानी थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा। फर्ज कर लें पहले भरा हुआ है, B पेंडुलम में ये पानी का लेवल हाफ आ गया। अच्छा, C पेंडुलम में ये सारे का सारा खाली हो गया। अच्छा, बताना क्या है, बताना ये है कि टाइम पीरियड किसका ज़्यादा होगा। इस भरे हुए पेंडुलम का जो सेंटर ऑफ मैस है वो एट सेंटर पर होता है। जो लेंथ लेनी है यहाँ से लेनी है, ये वाली लेंथ लेनी है, ये बन गई LA। अच्छा, इस केस में देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ मैस है कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसका क्यों, वजह ये है कि इसका पानी का लेवल जो है थोड़ा डाउन हो गया, तो सेंटर ऑफ मैस यहाँ से लेंगे। देखिए सर, कंडीशन के मुताबिक सेंटर ऑफ मैस जो है तब्दील हो रहा है। ये वाली लेंथ मैंने LB का नाम दे दिया। अच्छा, अब की बार हो गया है खाली, जो सेंटर ऑफ मैस है अब की बार अब दोबारा सेंटर पर आ गया है। जो लेंथ लेनी है सेंटर ऑफ मैस से लेनी है, ये वाली लेंथ हो गई LC। आपने देखा होगा ये जो लेंथ है LA और LC आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन LB जो है ये ग्रेटर है इन दोनों से, यानी कि LB जो है वो ग्रेटर है LA से। ये जो L है बराबर है LC के। जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है 2πL/G। जिसकी लेंथ ज़्यादा उसका टाइम पीरियड ज़्यादा। हमने देखा है LB की जो लेंथ है वो ग्रेटर है, इसका मतलब ये है टाइम पीरियड ऑफ B इज़ ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ A। लेकिन ये टाइम पीरियड ऑफ A जो है वो टाइम पीरियड ऑफ C के बराबर है। इसका जो आंसर बनेगा, टाइम पीरियड फास्ट इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज़ करता है क्योंकि लेंथ इंक्रीज़ हो गई, देन डिक्रीजेस, दोबारा जो सेंटर मैस है एट सेंटर तक चला गया, लेंथ डिक्रीज़ हो गई, तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया सर, डिक्रीज़ हो गया। यही इसका आंसर है, फास्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। एक और MCQ से, ए सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड इन ए लेफ्ट।
इफ़ लेफ्ट जो है एक्सेलरेट अप कर रही है तो बताएं टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=2πL डिवाइडेड बाई जी डैश मैंने लगा दिया है। वजह ये है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है किसी लेफ़्ट में रखा हुआ है, वही लेफ़्ट एक्सेलरेट अप जब करती है तो किसी भी बॉडी का जो अपेरेंट वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। अपेरेंट वेट का जो फार्मूला बनता है T=mg प्लस ma के बराबर होता है। ma जितना इजाफा हो चुका होता है। अच्छा, अपेरेंट वेट का फार्मूला है mg डैश m कॉमन लें, g प्लस a आएगा, ठीक है। m से कैंसिल, जो g डैश की वैल्यू है g प्लस a के बराबर है। तो टाइम पीरियड में g डैश की वैल्यू पुट करनी है तो t बनेगा 2πL डिवाइडेड बाई g प्लस a आएगा। कब? जब लेफ़्ट एक्सेलरेट अप करती है तब ही आएगा। देखें सर, अब की बार जो g है नीचे वाले फैक्टर में a का इजाफा हो गया, ये जो नीचे वाला फैक्टर है वो इंक्रीज कर गया, जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज कर जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक। देखिए सर, जब लेफ़्ट एक्सेलरेट करती है तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है सर? डिक्रीज कर जाता है, यानी कि वो फास्ट मूव करने लगता है। नेक्स्ट जो बातें होगी वो सेकंड पेंडुलम पर होंगी। सेकंड पेंडुलम क्या बना होता है? सेकंड पेंडुलम ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड जो हो वो 2 सेकंड के बराबर हो। अच्छा, 2 सेकंड के बराबर है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी उसकी हो गई 0.5 हर्ट्ज। अच्छा, इस सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ वो इक्वल होती है 0.992 मीटर के बराबर होती है। अच्छा, इसी पेंडुलम की लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून जो होती है वो इक्वल होती है 0.16 मीटर के। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कंसेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है सर? एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें पता है सर, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है 1/2 kx नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अच्छा, टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है ये वाला है, तो इस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर आएगा, ये वाला माइनस आएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है, प्लस ये वाली है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, जो टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है 1/2 के एक्स नॉट के स्क्वायर के। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना सर, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के। सिमिलरली जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो भी इक्वल होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के। तो मैं कह सकता हूँ जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, ये दोनों इक्वल होती है टोटल एनर्जी के। इन सब के जो फार्मूले होते हैं 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, ग्राफ की बात करें ना, इसके ग्राफ क्या बनते हैं? ग्राफ जो बनता है वो ये बनता है, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये होता है किसके लिए सर? डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पर इस जाने पर पॉजिटिव, ये फर्ज कर लें मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के इस जाने जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव के बराबर होता है। अच्छा, वाई एक्सेस पर जो लेते हैं वो एनर्जी लेते हैं। सर, मीन पोजीशन पर क्या चीज़ मैक्सिमम होती है? जो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है सर
वो होती है काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनेगा वो सर कुछ ये वाला बनेगा, क्योंकि मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगी। अच्छा, मीन पोजीशन पर क्या चीज़ मिनिमम होती है सर? पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ग्राफ आ गया। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर 0 होती है, तो उसका ग्राफ ये बनेगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी दोनों की, ये वाली, ये मीन पोजीशन। अच्छा, जो टोटल एनर्जी का ग्राफ होता है सर वो ये वाला होता है, ये वाला, ये होता है सर टोटल एनर्जी के लिए। ये वाला जो होता है ये वाला पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये अच्छा ये वाला काइनेटिक एनर्जी के लिए। जो टोटल एनर्जी का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है सर? स्ट्रेट लाइन। उसकी वजह ये है कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। क्या होती है सर? कांस्टेंट रहती है। इसलिए तो मैंने कहा है एनर्जी कंजर्वेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो कांस्टेंट होती है टोटल एनर्जी। ओके हो गया। आगे अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूं, फ्रिक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा, इन दोनों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है सर 2 हर्ट्ज़ की। वजह, उसकी वजह ये है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती हैं बिकम्स मैक्सिमम होती हैं 2 टाइम्स मैक्सिमम होती है। कैसे सर? देखें, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम हो गई, ये दोबारा मैक्सिमम हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है ये मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम वाला मैक्सिमम, दोबारा मैक्सिमम, दोबारा मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम जो होती है वो 2 टाइम्स होती है इन ईच पीरियड। अच्छा, टोटल एनर्जी की जो बात करें, टोटल एनर्जी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अकड़ा हुआ है, नखरे दिखा रहा है। तो नखरे दिखा रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 के बराबर होती है। किसकी सर? टोटल एनर्जी की, क्योंकि ये ना तो मैक्सिमम हो रही है ना मिनिमम हो रही है, हमें नखरे दिखा रही है, इसलिए मैंने इसका 0 का पॉइंट दे दिया है। फ्रिक्वेंसी इसकी बनी 0 हर्ट्ज़। सर अब की बार हमारे पास 2 मज़ीद MCQs हैं। फर्स्ट है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन एट हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यानी कि कोई चीज़ है वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, फ्रॉम मीन पोजीशन से अगर चली, ये मीन पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन तक, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, मीन से चले एक्सट्रीम तक। अगर टोटल डिस्टेंस कवर करती तो इक्वल होता सर एम्पलीट्यूड के। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है सर? एम्पलीट्यूड के बराबर है। अब की बार जो चली एट हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कुछ यहाँ तक चली, जो बता रहा है इस MCQ में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड यानी कि x0 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, क्योंकि हाफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो बताएं इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बनेगी? चेक करके देखते हैं। अच्छा, इस पॉइंट की बात हो रही है, किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस होगी, वो इक्वल होती है 1/2 kx² के। 1/2 k, x की वैल्यू ये वाली पुट करनी है, x0 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर। जो वैल्यू बनेगी 1/2 k, ये क्या बनेगी? x0² डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मैक्सिमम हो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो बनी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, वो बनी 1/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर। अच्छा, वो पूछ ले इसी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बनेगी? जो टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास वो इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बताना क्या है अब की बार? काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी बनेगी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो बतानी है, इक्वल है टोटल एनर्जी इक्वल होती है 1/2 kx0² के। अच्छा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी अब की बार आई वो ये वाली आई। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है सर? 1/4 ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो ये वाला होता है 1/2 kx0², ये वाला। तो मैं 1 - 1/4 इंटू हाफ kx0² यहाँ से आएगा। ओके हो गया। अब इसका एलसीएम जो लें वो ये वाला बनता है 3/4 इंटू हाफ kx0² इंटू हाफ
के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर आएगा। अच्छा ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की है, 3/4 इंटू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो इस पॉइंट पर बनी क्या सर काइनेटिक एनर्जी, ये वाले यानी कि इंस्टेंटेनियस जो बनी ये वाले इस पॉइंट पर, वो इक्वल थी 3/4 ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। देखिए सर नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, वो बताए फ्रॉम मीन एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन एट हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना लगता है उस वाइब्रेटिंग बॉडी को, अगर वो वाइब्रेटिंग बॉडी है मैस स्प्रिंग सिस्टम। देखें सर ये हमारे पास कोई मीन पोजीशन है, अच्छा ये वाली जो है फ़र्ज़ कर लें एक्सट्रीम पोजीशन है, एक बॉडी चलती है फ्रॉम एक्सट्रीम से मीन की जानिब, तो वो कहता है एट हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस पॉइंट पर जो बनता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये वाला क्या है सर, हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करती तो बनता एक्स डिस्प्लेसमेंट बनता एम्पलीट्यूड के बराबर, अब की बार बना है हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा ये वाला एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आएगा। ओके हो गया। अच्छा टाइम बताना है, टाइम बताना है, वो कहता है ये वाला टाइम बता दे, ये वाला टाइम जिसे मैंने टी का नाम दे दिया। अच्छा ये वाला टाइम जो बनेगा वो टी होगा। चेक करते हैं जो हमारे पास इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा फॉर वाइब्रेटिंग बॉडी, जो x है वो इक्वल है एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू साइन थीटा, एक्स नॉट से एक्स नॉट के आंसर जो थीटा बनेगा साइन इनवर्स इंटू 1/2 होगा। ये साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है सर वो इक्वल होती है 30 डिग्री के। अच्छा इसी 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 रेडियन, क्या लिख सकते हैं सर π/6 रेडियन भी लिख सकते हैं। अच्छा जो थीटा की अब की बार वैल्यू है π/6 रेडियन के बराबर है। अच्छा थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर होता है, तो ओमेगा टी जो बनेगा वो इक्वल होगा π/6 के। अच्छा ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है सर 2π डिवाइडेड बाई टी के बराबर होती है, तो रिपोर्ट कर दें जो 2π डिवाइडेड बाई टी है इंटू ये वाला टी इज इक्वल टू π/6 आएगा। अच्छा पाई से मोन आउट तो बनेगा क्या, जो टी की वैल्यू रहेगी वो इक्वल होगी सर, ये टी ऊपर जाएगा टी डिवाइडेड बाई 2 यहाँ के नीचे मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू 12 सेकेंड। अच्छा ये वाला जो टाइम है ना सर, ये वाला टाइम ये है टी, हमें तो चाहिए टी डैश ये वाला टाइम, तो ये क्या बनेगा, टेंशन की बात है। देखिए सर जो टोटल टाइम इसे लगा फ्रॉम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक का टाइम वो इक्वल होता है सर, हमें पता है ये कॉमन सी ऑब्जर्वेशन, वो इक्वल होता है सर t/4 के, क्या है सर t/4 के बराबर होता है। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये जो t/4 वाला है सर, ये इस t और इस t का मजमुआ है, ये नहीं कि t प्लस t डैश का मजमुआ है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर दी तो t/4 होता, क्योंकि हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो इसीलिए मैंने इस पूरे टाइम को 2 टाइम्स पर डिवाइड कर दिया है, एक तो है t दूसरा है t डैश। अच्छा हमें पूछा भी गया था ये टी डैश बताना है, टोटल टाइम तो बता सकते थे डायरेक्टली, वो बनता था t/4। अच्छा बताना है टी डैश। अच्छा ये वैल्यू t/4, ये t इस जानब आता है तो किस माइनस का बन जाता है t डैश आएगा। अच्छा इसी t/4 माइनस t की जो वैल्यू है वो सर ये वाली t/12 है, t/12 है इज इक्वल टू टी डैश। अच्छा इसका एलसीएम लें तो बनता है t/6 बनता है, जो टी डैश की वैल्यू है सर t/6 है। अच्छा ये तो पता होगा आप लोगों को, बताने की ज़रूरत नहीं, चलो बता देता हूँ। ये जो t/12 है ये लेस है t/6 से। अच्छा एक बॉडी चल रही है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो टाइम होगा वो कुछ सर ज़्यादा होगा, यहाँ से चल रही है पहले स्लो, अब स्पीड पकड़ती गई एट मीन पोजीशन स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, इसीलिए इस बॉडी का जो टाइम है ये वाला टाइम कुछ ज़्यादा होगा। अब मीन की तरफ आ रही है तो जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर टाइम क्या होगा सर, ज़रा कम लगेगा। यही हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन भी तो बोलती है। तो ये वाला जो टाइम है सर हमारा आंसर है t/6 है।
रेजोनेंस का। लेकिन उससे पहले टोटल एनर्जी को दोबारा देखता हूँ। जो टोटल एनर्जी है सर वो इक्वल होती है हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के, एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर होती है। अच्छा, ये जो के होता है ओमेगा इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम के बराबर होता है इन द केस ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर लूँ तो बनता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम। जो के की वैल्यू है वो इक्वल है ओमेगा स्क्वायर इनटू एम के बराबर। अच्छा, इसी के की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी 1/2 ओमेगा स्क्वायर एम इनटू एक्स नॉट का स्क्वायर। आज के बाद आप लोगों ने बताना है जो टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक्स नॉट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये ओमेगा पर करती है, साथ साथ एम पर करती है और एक्स नॉट स्क्वायर पर करती है। ये डिपेंडेंट टोटल एनर्जी। अब आते हैं रेजोनेंस पर। रेजोनेंस में सर हमारे पास 3 पेंडुलम होते हैं। ये पेंडुलम हो गया ए, ये वाला पेंडुलम ए। अच्छा, एक सेकंड पेंडुलम होता है, ये हो गया बी पेंडुलम। सिमिलरली एक थर्ड पेंडुलम होता है, ये हो गया हमारे पास सी पेंडुलम। ओके सर। अच्छा, ये दोनों रॉड से अटैच है, तीनों के तीनों। अच्छा, ये रस्सी से अटैच है, ये वाली। अच्छा सर। अच्छा, इसी ए पेंडुलम को अगर मैं क्या करता हूँ सर, टग करता हूँ, ऊपर नीचे मूव कराता हूँ, तो ये क्या करना लगेगा सर, ऑसिलेट करने लगेगा। अच्छा, इसी फर्स्ट पेंडुलम को, ए पेंडुलम को कहते हैं सर ड्राइविंग होता है, चलाने वाला होता है पेंडुलम, ड्राइविंग पेंडुलम होता है। अच्छा, एक और बात, ये जो तीनों की जो लेंथ है, फर्स्ट कर लें, फर्स्ट पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमारे पास है एल ए, सेकेंड की जो लेंथ है वो है एल बी, थर्ड की जो लेंथ है सर वो हमारे पास है एल सी। अच्छा, ये जो एल ए है, एल ए इक्वल है एल बी के, दोनों की लेंथ है बराबर। जो बी की लेंथ है, सॉरी, एल सी के बराबर है। जो बी की लेंथ है दोनों से क्या है सर, बड़ी है। देखिए सर, फिगर से मालूम हो रहा है। अच्छा, ये ड्राइविंग है तो ये क्या है सर, ड्राइविंग है, इस पर चलने वाले हैं। अब देखिए, अगर इसी पेंडुलम ए को मैं अप डाउन मूव कराता हूँ तो क्या होगा, तो होगा ये, यानी कि आगे पीछे मूव कराता हूँ तो ये थोड़ा सा चलने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। सिमिलरली सी भी ऑसिलेट करने लगेगा। एक ऐसा लम्हा आएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद ऐसा लम्हा आएगा, ये जो एम्पलीट्यूड है सर, एम्पलीट्यूड ऑफ ए पेंडुलम एंड सी पेंडुलम का इक्वल हो जाएगा, बिकम्स इक्वल। तब क्या होगा, देखिए सर, जो टोटल एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास, एनर्जी का फार्मूला वो इक्वल होता है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के। अच्छा, विद टाइम एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता गया, अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता गया तो एनर्जी भी तो इंक्रीज करती गई। अच्छा, एक ऐसा लम्हा आएगा जिसे हम कहते हैं, वो लम्हा होता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो इक्वल होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1/2 पाई एल इनटू सी अंडर रूट पर, तब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तब ये जो एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होगी। तो कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ सी इंक्रीजेज, एम्पलीट्यूड ऑफ सी इंक्रीजेज विद टाइम एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होगा बिकम्स मैक्सिमम हो जाएगा। कब, एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर। देखिए सर, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता गया, एक ऐसा लम्हा आया एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से मैक्सिमम हो गया, पीक वैल्यू तक पहुंच गया, तब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। टाइम पीरियड 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी के बराबर होता है, हमें पता है। देखिए सर, जो लेंथ है दोनों की, ए एंड सी पेंडुलम की, वो सेम है। इसका मतलब ये है जो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अंडर रूट है। अगर टाइम लेंथ सेम है दोनों की तो टाइम पीरियड भी तो सेम होगा, टी ए इज इक्वल टू टी सी के बराबर होगा। उसकी वजह यह है एल ए इज इक्वल टू एल सी के बराबर है।
ये हुआ रेजोनेंस। आज का जो लेक्चर था वो हमारा एंड है। देखिए सर, इस सिंपल पेंडुलम से हमने कैसे कैसे हैरान कौन एमसीक्यूज निकाले। कभी मैं उसी सिंपल पेंडुलम को मरी लेके गया, कभी उसी सिंपल पेंडुलम को मैं सेंटर ऑफ द अर्थ पर ले गया, उसी सिंपल पेंडुलम को कभी मैंने लेफ्ट पर बिठा दिया, मज़े कराए।